Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another very important lecture for your PSIR crash course lecture 24. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पेपर 2, आपका जो पेपर 2 पार्ट A है उससे वेरी इंपॉर्टेंटली आपका जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सेक्शन है, ठीक है, उसकी जो हम डिस्कशन है वो अब हम शुरू करेंगे, राइट। आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे जो है आजकल काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं आने लग गए हैं, जिसके कारण ऑफन स्टूडेंट्स एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड कि इनको किस तरह से अप्रोच करना है। तो आज के क्वेश्चंस में हम यही देखेंगे दैट यूजिंग पॉलिटिकल थ्योरी के ही कॉन्सेप्ट्स आप किस तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस को, इवन द एनालिटिकल स्लाइटली डिफिकल्ट वंस, उनको आप इजीली एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन से ये क्वेश्चंस हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम 2015। काफी जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था कि किस तरह से जो मॉडर्न कंस्ट्रक्ट ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स है वो प्राइमरीली यूरोसेंट्रिक है एंड इंडिजिनस एंड नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए शायद वो अप्रोप्रिएट नहीं है। The second analysis is on the decline of political parties। 2016 का जो है क्वेश्चन था, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता है एंड वेदर जो न्यू सोशल मूवमेंट्स है rather than political parties, these new social movements can become that link between government and पीपल, ठीक है, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के बीच में। तो इन दोनों क्वेश्चंस को, दोनों ही 10 मार्कर्स थे बट दोनों ही बहुत एनालिटिकल है, मतलब 10 मार्कर है, मतलब आपको इनको अटेम्प्ट करना ही करना है, आप इनको स्किप भी नहीं कर सकते। तो किस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, इनके बारे में जो है हम बात करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2022 तो आप हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी बन सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस फ्री क्रैश कोर्स, राइट, जिसके अंदर आपको 10 हाफ लेंथ टेस्ट अपार्ट फ्रॉम इवैल्यूएशन, मॉडल आंसर्स, पूरे पीडीएफ्स एंड करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2022 भी मिलेगा। Apart from this, you can also become a part of a batch 3 of PSIR course for 2023, wherein apart from 300 hours of lecture covering almost all topics, almost क्या सारे ही topics जो है यहाँ पे covered है, साथ ही साथ में आपको monthly current affairs भी मिलते हैं, weekly answer writing along with test series covering 4 half length tests and 2 full length tests, right। इसके अलावा if you are interested in physical या offline classes, तो अब Sleepy Classes IAS चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया के अंदर भी अवेलेबल है, ऑफरिंग यू ऑफलाइन क्लासेस फॉर जनरल स्टडीज, PSIR and sociology optional. You can call on the number given below or visit our website to know more about these courses. Now let's look at the first question. The first question says, now this is a very opinion oriented जो है ये question है। Question कहता है कि do you subscribe to the view कि मॉडर्न कंस्ट्रक्ट्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स जो है वो प्री एमिनेंटली यूरोसेंट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले ये इस चीज की बात करता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ना ही सिर्फ ये यूरोसेंट्रिक है, इनके अंदर इंडिजिनस एंड अप्रोप्रिएट एनालिसिस किसके लिए, नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए उपलब्ध नहीं है। नाउ हाउ डू यू अप्रोच सच अ क्वेश्चन, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए? सबसे पहले तो यू शुड बी फर्स्ट एड्रेसिंग द आइडिया ऑफ कि यूरोसेंट्रिसिज्म होता क्या है एंड किस तरह से स्टेट एंड पॉलिटिक्स की स्टडीज के अंदर जो प्रिडोमिनेंट आइडिया एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, जो हम पॉलिटिक्स की कॉन्सेप्शन में देखते हैं स्टेट का रोल, वो किस तरीके से प्रीडोमिनेंटली एक यूरोसेंट्रिक कंस्ट्रक्ट है। तो आपने इन दो चीजों को सबसे पहले एड्रेस कर देना है। इंट्रोडक्शन में यूरोसेंट्रिसिज्म क्या होता है एंड देन किस तरह से जो मॉडर्न कंस्ट्रक्ट ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स है उसके अंदर प्री एमिनेंटली आपको यूरोसेंट्रिसिज्म झलकता है। Then importantly you have to then address the second part of the question which is the primary aspect कि किस तरह से ये appropriate नहीं है to analyze non-western societies के अंदर exist कर रहा state and politics का आइडिया जो है, and then you can conclude the answer by rounding up all the points with regard to this question. ना सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की इंट्रोडक्शन में, पहले ये आइडिया रखना जरूरी है कि ये जो यूरोसेंट्रिसिज्म जिसकी टाइम एंड अगेन बात हो रही है इन द क्वेश्चन दैट यूरोसेंट्रिक एक कंस्ट्रक्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड पॉलिटिक्स है एंड किस तरह से ये यूरोसेंट्रिसिज्म नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले तो आपको ये बताना होगा कि इस वर्ड का, इस टर्म का मतलब क्या है। तो हियर वी यूज
द आइडिया बाय सुजाता पटेल, राइट, जो कि आगे रखती है कि जो यूरोसेंट्रिक या यूरोसेंट्रिसिज्म एज एन आइडिया है वो क्या बात करता है कि अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, मॉडर्न नॉलेज की, चाहे वो जिस भी डोमेन में हो, डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारी नॉलेज जो है कहाँ पे अराइज हुई, कहाँ पे ओरिजिनेट हुई, यूरोप में ओरिजिनेट हुई विद द इमर्जेंस ऑफ द एरा ऑफ मॉडर्निटी। तो जब हम बात करते हैं रेनेसां की, एनलाइटनमेंट की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इसके साथ ही जो है यूरोपियन मॉडर्निटी का एडवेंट हुआ विच लेड टू द मॉडर्न नॉलेज दैट वी अंडरस्टैंड टुडे। ना सुजाता पटेल आर्ग्यू करती है दैट दिस आइडिया ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म, इसके साथ स्टेट एंड पॉलिटिक्स के लिए दो बड़े नैरेटिव्स जो हैं एसोसिएटेड हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज इज द आइडिया ऑफ क्या? आपका सुपीरियोरिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दैट कंपेयर टू ऑल अदर सिविलाइजेशन, जो हमारी यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो उनसे बेहतर है, राइट, उनसे ज्यादा जानती है एंड उनसे मच मच सुपीरियर है। किसमें? चाहे आप प्रोग्रेस देख ले, मॉडर्नाइजेशन देख ले, रीजन, रैशनैलिटी, लॉजिक एडवेंट देख ले, इन सब में सुपीरियर है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नैरेटिव जिसको वो हाईलाइट करते हैं इज द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। तो क्या बोलते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है यूरोप में, दैट इज कॉन्स्टेंटली मॉडर्नाइज्ड, चाहे वो सोशल मॉडर्नाइजेशन हो, उसके बाद इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हो, इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन हो, जिसके कारण कॉन्स्टेंटली हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी, मार्केट्स एंड द वे इन विच आर इकोनॉमीज वर्क, वो कॉन्स्टेंटली ही इंप्रूव होती आ रही हैं। एंड देयरफॉर यूरोप ने क्या मान लिया दैट वी हैव टू बी द रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल अदर कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस, कि हम जो है यार्डस्टिक है, अगर किसी सिविलाइजेशन ने अपने आप को इंप्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं मेजर अपनी इंप्रूवमेंट, दैट हाउ क्लोजर आर दे टू द यूरोपियन सोसाइटीज। ठीक है, एंड ऑन दिस ग्राउंड ओनली अ लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज जस्टिफाइड देयर इंपीरियल एंड कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट इन द नेम कि हम तो आपको मॉडर्नाइज करने आए हैं, हम तो आपके अंदर मॉडर्न स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट करने आए हैं, आप जो पिछड़ी हुई ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं ये आपका भला है, ये व्हाइट मैन्स बर्डन है दैट वी हैव कम टू योर country. And that is why, very importantly, the modern construct of state and politics is often attributed to again a European idea. And ये European idea जो है closely tied है to a historical event जो कि आप पढ़ते आते हैं in the form of Treaty of Westphalia, जहां पे पहली बार the idea of a modern state emerge हुआ, which was defined as something, as an entity which had a definite territory, definite population, a government to run this, and sovereignty, मतलब it was free from external or internal control to make decisions for the country as it pleases. Now, this modern idea of state and politics was also rooted in the European theories. किस तरह की European theories है state and politics की? Mainly जो predominant हम मानते हैं liberal democracy and nationhood की। ठीक है, इसके साथ ही आप एक और concept जिसकी हम आगे भी बात करेंगे, even the Marxist idea, कि even the Marxist concept was not in fact free from your Eurocentrism, because the Marxist idea of state and politics was also rooted in what? That state is the handmaiden of the bourgeois. The state is a part of the superstructure dependent on the economic base. And जो आपका communist society था वो भी कब तक possible नहीं हो पा रहा था? जब तक आप capitalism के phase में नहीं enter होते, जब तक आपका एक industrial base नहीं बन जाता। मतलब चाहे आप liberal democracy की बात करें या फिर आप Marxist idea की बात करें, दोनों ही notions of state and politics जो है intrinsically Eurocentric थे। स्टेट के साथ ही एक और कॉन्सेप्ट जो कि साथ में चलता है इज दैट ऑफ नेशनहुड। तो ये नेशनहुड का आइडिया, तो ये क्या था? हम बात करते हैं द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप, कि स्टेट कब पॉसिबल होगा? व्हेन देयर इज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विच इज प्रेवलेंट। और ये नेशनलिज्म भी इनहेरेंटली किसके साथ जुड़ा हुआ था? अर्नेस्ट गेलनर की अगर हम थ्योरी की बात करें तो वो इसको एसोसिएट करते थे विद द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म एंड साथ ही साथ में द डेवलपमेंट ऑफ वन कल्चर, राइट, वन कल्चर, अ होमोजेनियस कल्चर, स्टैंडर्डाइज्ड मास एजुकेशन जो कि हर सिटीजन, हर नागरिक के पास जो है अवेलेबल होगी। तो ऑलमोस्ट अ फॉर्म ऑफ होमोजेनियस कल्चर जो कि एप्लीकेबल हो हर किसी पे इन दिस इंडस्ट्रियल
सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम मार्क्सिस्ट आइडिया को छोड़ के लिबरल डेमोक्रेसी की भी बात करें तो यहां पे भी आइडिया ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स जो था उसके एक बहुत ही फिक्स्ड आइडिया था। क्या कि यहां पे एक प्राइमरीली नाइट वॉचमैन स्टेट होगा जो कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रखेगा, वेल इस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होंगी, स्टेबल गवर्नमेंट्स होंगी जो कि सेपरेट होंगी फ्रॉम अ थ्राइविंग सिविल सोसाइटी। एंड देन इस सिविल सोसाइटी के अंदर रादर देन द स्टेट कौन कंट्रोल करेगा इकोनॉमिक्स को? इकोनॉमिक्स विल बी इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट हैंड्स, राइट। ये बात जो है रैल्फ मिलिबन टाइम एंड अगेन करते हैं व्हेन वी लुक्स एट द काइंड ऑफ स्टेट्स जो कि डेवलप्ड वेस्टर्न एंड एडवांस्ड कंट्रीज के अंदर देखे जाते हैं एंड एक्सेप्ट किए जाते हैं। हाउएवर, ये जो यूरोसेंट्रिक आइडिया ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स है ये अप्लाई नहीं किए जा सकते टू एनालाइज द नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज। अब क्यों नहीं अप्लाई किए जा सकते या ये क्यों इनसफिशिएंट है? सबसे पहले तो द वेरी फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज जो है क्या है, ये प्लूरलिस्ट सोसाइटीज हैं। सो अनलाइक प्रिडोमिनेंटली होमोजेनस नेशन स्टेट्स जो कि यूरोप में कंसेप्चुलाइज किए गए थे, से प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियन, वाइट, ठीक है, जो हमारी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेसेस, लैंग्वेजेस, कम्युनिटीज, एथनिसिटीज ये सब देखा जाता है। सो द काइंड ऑफ नेशनलिज्म और नेशनल आइडेंटिटी जिस तरह से कंसीव की गई थी विद अ नेशन स्टेट बाय गेलनर, वो अप्लाई नहीं की जा सकती थी टू द हेटेरोजेनस सोसाइटीज ऑफ non-Western societies. So in fact यही कारण था that when this sort of nation state has tried to be superimposed on non-Western societies, it hasn't really spelled well for these countries. So for example, a lot of African या South Asian countries की civil wars and crisis की आप बात कर सकते हैं कि जब भी आप एक homogeneous state का idea इन पे superimpose करने की कोशिश करेंगे, because they have predominantly been heterogeneous societies throughout history, इनको homogeneous बनाना और एक homogeneous nation state entity बनाना जैसे कि यूरोप के अंदर imagine होता है, that is not possible. In fact, you can further add that even यूरोप में अब जैसे जैसे देर इज मोर एंड मोर इमिग्रेशन एज सोसाइटीज बिकम मोर डाइवर्स, मोर हेट्रोजीनियस, यूरोप के खुद के बनाए जो कुछ स्टैंडर्ड्स एंड आइडियाज हैं, दे आर कॉजिंग हैवक इन द सोसाइटीज बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ multiculturalism. So the existence of multicultural and pluralist societies is one of the reasons that Eurocentric approach to state and politics cannot be applied to analyze non-Western societies. The other idea, very importantly, is the idea of overdeveloped state. अब हमने एनालाइज किया कि किस तरह यूरोसेंट्रिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स में देयर इज अ वेल डिफाइंड स्टेट, अ स्टेबल गवर्नमेंट, एंड इसका रेल्म इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट थ्राइविंग सिविल सोसाइटी. However, when we see non-Western societies, this kind of separation between state and civil society exist नहीं करती है आपकी non-Western societies में, right? In fact, इसी को देखते हुए गुनार मिर्दल ने in certain South Asian states बोला था that in countries में, South Asian countries में, what exists? Soft state exists, right? जहाँ पे the state is very weak against the civil society. However, this was also seen as a very Eurocentric, ethnocentric viewpoint of South Asian states, and against this, Hamza Alawi अपना आइडिया आगे रखते हैं, हमजा अलावी आगे रखते हैं, अतुल कोहली अपना आइडिया आगे रखते हैं that rather than soft state, what has happened in South Asian countries, Hamza Alawi for example gives the example of Pakistan, Atul Kohli gives reference to India, that an overdeveloped state has emerged, जो कि जिसके अंदर एक ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, जो कि ना ही सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि उसका जो कंट्रोल है इज ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी in these South Asian countries, right? So there is no clear-cut definition or separation between civil society and the state. In fact, state is very much a part of civil society and controlling the civil society in its various ideas. So again, ये Eurocentric approach जो है to state and politics fails in the analysis of non-Western societies. Another point of failure can be seen in the form of traditional coexisting with modern. So often Eurocentric approach to non-Western societies ने क्या imagine किया था? उन्होंने एक development strategy imagine की थी of modernization similar as यूरोप, राइट? कि आपका जो है मॉडर्नाइजेशन होगा, आपकी सोसाइटी, स्टेट्स, पॉलिटिक्स के अंदर जो है चेंजेस आएंगे, जहां पे आपकी सोसाइटीज मॉडर्नाइज करेंगी, देयर विल बी इंक्रीज डिफरेंशिएशन, इंक्रीज स्पेशलाइजेशन, एंड इस तरीके से आप जो है मॉडर्न स्टेट्स
बन जाएंगे। तो वेरियस लोग, लूसियन पाई, W.W. रुस्टो, उन्होंने इस तरीके की मॉडर्नाइजेशन के पाथ्स जो है आगे रखे थे। However, when it comes to non-Western societies and their state and politics, we have seen that their path of modernization has been completely different, जहां पे the modernization has been accompanied by traditional and indigenous aspects of culture, right? So for example, even if you look at the more developed non-Western societies, जैसे कि अगर आप ईस्ट एशियन टाइगर्स की बात कर लें या जापान की बात कर ले, यहाँ पे भी ट्रेडिशनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से जापान में डेमोक्रेसी होने के साथ साथ देयर इज दिस इनहेरेंट रेवरेंस towards the royal family, particularly the emperor, जो कि आपको वेस्टर्न सोसाइटीज में हार्डली देखने को मिलती है, राइट। सिमिलरली अगर हम ईस्ट एशियन टाइगर्स की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो एक तरह से एक डॉसिलिटी देखी जाती है, जो एक एक्विसेंस देखी जाती है टुवर्ड्स पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो वेस्टर्न सोसाइटीज में नहीं पाई जाती। सिमिलरली अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया के बहुत सारे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं दैट इन दिस मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स, रादर देन लेटिंग ऑफ ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स, those traditional aspects themselves have been modernized, right? तो जिस तरह से रजनी कोठारी बात करते हैं of the idea of politicization of caste and religion, वो आज भी imperative है, important है when we look at electoral politics and parliamentary democracy in India, right? So again, this it can be a very, very crucial example. Next up is the idea of post-coloniality. Now we say कि Eurocentric approach to state and politics can never be enough to analyze the non-Western societies. Why? Because most non-Western societies have actually undergone imperial or colonial rule. और इसके कारण उनकी society and state की जो development हुई है, that has been in a completely different format from its European counterpart. In fact, Alavi and Saul यहीं पे argue करते हैं कि किस तरह से जब हम मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो मार्क्सिस्ट हमेशा coming from a Eurocentric approach look at state from a class analysis, right? जहां पे state superstructure का हिस्सा है, is a class state, handmaiden और bourgeois जैसे कि हम बात करते हैं। On the other hand, Alavi and Saul argue करते हैं that when you look at post-colonial states, यहाँ पे state किसी भी एक सिंगल क्लास द्वारा डोमिनेटेड नहीं होते हैं, बल्कि देयर इज द कांस्टेंट टग ऑफ वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन लीडिंग टू व्हाट इमर्जेस एज द रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। तो पुलांसास का जो एक आइडिया है उसको भी हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, निकोस पुलांसास का idea on relative autonomy of state. Then very importantly is the issue of dependency. Now unlike the neo-colonial aspect of state and politics, जहां पे बात की जाती है of development track again given by people like Powell, Verba, Pai, Coleman, इन लोगों ने जो आइडिया दिया था आफ्टर दिस न्यू लिबरल कंसेंसस दैट द स्टेट शुड स्टे अवे फ्रॉम द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी, दिस थीसिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू नॉन वेस्टर्न societies. Again, in certain non-Western societies, because of the necessity of the economy, sometimes an intrusive state, right, has been necessary, जो कि constantly economy के अंदर भी in developing self-reliance, import substitution एक massive role play करता है, right? तो यहाँ पे आप example दे सकते हैं इंडिया के आत्मनिर्भरता प्रोग्राम की। Similarly, when we look at the wider arena of state and politics in the international sphere also, वहाँ पे भी ये Eurocentric approach जो है सही नहीं बैठ सकती, as dependency scholars have argued that क्या हुआ है कि ये जो developmental scholars हैं, right, ये actual में neo-colonialism के पाथ पे non-Western societies को आगे लेके जा रहे हैं। On the other hand, it is important for the non-Western societies to critically analyze the kind of exploitative relations that come to become dominant in international economy, जहां पे जो ये western societies हैं, they are often a part of the core, whereas these non-western societies are more often than not relegated to the periphery, and the maximum they can develop is to coming and becoming semi-periphery rather than becoming a part of the core, right? So through these various ideas we understand that how the Eurocentric approach to state and politics cannot be enough for analyzing your non-Western societies. Now in conclusion we can talk about Neera Chandok, जो कि argue करती हैं that whenever you look at the various developing and non-Western societies, you have to understand that all countries
even European ones, have completely different experiences. The way in which state has emerged, the way in which colonial countries have fought against colonialism, distinctive political ideologies hai, and that is why बहुत ही ज़्यादा varied vision of the future है. And therefore to have one generalized universal theory of state and politics applicable to one and all is something that we should not agree to, and in fact a more nuanced approach to state and politics that takes into consideration the differences, the different historical processes and the cultural aspects of non-Western societies is needed to be developed. ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर हम बात कर सकते हैं and conclude कर सकते हैं आपके आंसर को. Now the next question, right? ये जो next question है, that is very very important. The next question now states, it asks you to comment on the decline of political parties and examine करने को बोलता है अगर जो new social movements है ये एक alternative strategy provide कर सकती हैं as a link between the government and society. Now how do you approach such an answer? सबसे पहले तो जो आपका स्ट्रक्चर है, you have to comment on what political parties and new social movements, कि किस तरह से political parties are different from new social movements. तो आप एक definition दे सकते हैं कि political parties क्या होती हैं, new social movements क्या होती हैं. Then you move towards the decline. That what are certain attributes जिससे पहले आपको पता लगता है कि contemporary world में there is a decline of political parties, and then you can shed some light on what are the causes of the decline of political parties. Then you can talk about the emergence of new social movements in the world and किस तरह से new social movements different है and in certain aspects even better है than political parties. In the conclusion you can talk about क्या new social movements really रिप्लेस कर सकती हैं पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी. सो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक अ मिडिल पाथ जहां पे आप बोल सकते थे देयर इज अ लॉट दैट बोथ ऑफ देम कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, देयर इज अ लॉट ऑफ वेज इन विच बोथ ऑफ देम कैन कॉम्प्लीमेंट वन अनदर. हाउएवर वी कांट एक्सपेक्ट वन टू रिप्लेस द अदर कंप्लीटली. ठीक है, तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं एंड आंसर को फटाफट देखते हैं. सबसे पहले अब मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस डाल दी हैं. आप कोई भी स्कॉलर जो है या अपनी डेफिनेशन भी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स न्यू सोशल मूवमेंट जो है उसको आगे रख सकते हैं. सो वॉट एवर स्कॉलर हूसोएवर यू रिमेंबर दैट कैन बी पुट फॉरवर्ड. जस्ट इन केस आपको कोई स्कॉलर याद नहीं आता है, आप अब खुद बना के भी एक डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड न्यू सोशल मूवमेंट जो है लिख सकते हैं. पॉलिटिकल पार्टी की तो चाहे खुद ही बना देना, बट आई वुड हाईली सजेस्ट दैट न्यू सोशल मूवमेंट की आप एक डेफिनेशन या ब्रॉड आइडिया जो है उसको जरूर साथ में लेके चले, याद रखें. राइट, मार्जिन चेन अब आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, यहां पे आप बहुत सारे थीसिस यूज कर सकते हैं. डेविड ईस्टन का आइडिया, राइट, आलमंड का आइडिया ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइट. तो ये जो कुछ ज्यादा एस्टैब्लिश स्कॉलर्स हैं आप इनके आइडियाज भी यूज कर सकते हैं विच विल बी वेरी सिमिलर. पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली की इनपुट फंक्शंस निभाती हैं. की इनपुट फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, mobilizing people and also making the government in the state by becoming a part of the formal political institutions. On the other hand, जो आपकी social movements हैं, these are networks of informal interaction जहाँ पे a plethora of individuals, groups या organization एक political या cultural activity में indulge करती हैं in pursuit of a collective goal. However, ये formal political institutions का जो है part नहीं बनती है, बल्कि civil society की domain में ही जो है exist करती हैं. Now, what are the points that point towards that in the contemporary world across countries we are witnessing a decline of parliaments? Now यहाँ पे again you can quote a number of studies, right? I would suggest कि इस तरह के जो current based comparative के topics हैं, आप कुछ studies, कुछ institutions like Brookings, कुछ important indices को जो है याद रख लीजिए, ताकि अगर आपको कोई scholar भी याद ना आए, कोई जो contemporary scholar है, आप आसानी से इस तरह के global indices या organizations का नाम लिख सकते हैं. अब Dalton and Wattenberg basically point to the declining role of political parties in even long-standing democracies. Right? बहुत सारे examples आ सकते हैं. तो ये क्या बात करते हैं that on either side of the Atlantic, चाहे वो USA हो, right, चाहे वो European countries हो, UK, France, इन सब के अंदर ही क्या देखा जा रहा है? A decreasing influence of political
parties. In fact, Rosenwald, in a very influential article, इसको बुलाते हैं the emergence of post-representative movement, wherein there has been such a collapse of trust in political parties that पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह का स्टेटस रेपुटेशन पहले डेमोक्रेसीज में एंजॉय करती थी अब नहीं करती. इनफैक्ट यू कैन बैक दिस आर्ग्यूमेंट यूजिंग दिस ग्लोबल डेटा ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ई Schattschneider, राइट, जो कि दिखाते हैं कि किस तरह से अक्रॉस मेनी रीजन्स देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस, देयर हैज बीन डिक्लाइन इन मेंबरशिप, देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन वोटर टर्नआउट एंड देयर हैज आल्सो बीन अ डिक्लाइन ऑफ पार्टी सिस्टम स्टेबिलिटी. अब क्या फैक्टर्स है जिनके कारण पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन ऑन द डिक्लाइन? सबसे पहले इज द आइडिया ऑफ नीश पार्टीज. तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंटली किस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं? इसमें आप बात कर सकते हैं इसकी ऑपोजिशन टू कैच ऑल पार्टीज. अब कैच ऑल पार्टीज क्या होती थी? दैट बेसिकली ये अपना बेस बढ़ाने की कोशिश करती थी. तो इनके मैनिफेस्टोज इतने ब्रॉड होते थे दैट प्रिडोमिनेंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इनके साथ एसोसिएट होती थी. सो रादर देन दिस कैच ऑल पार्टीज व्हाट हैज हैपेंड इज नाउ यू आर विटनेसिंग द राइज ऑफ नीश पार्टीज, जो कि बहुत ही एक नैरो सेक्शन ऑफ इलेक्टोरेट्स को सूट करती हैं, राइट, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट हो, कास्ट या एथनिसिटी हो, तो बहुत ही जो है इनकी नैरो डिवीजन हो जाती है. तो आप ग्रीन पार्टीज की बात कर सकते हैं या इंडिया में राइज ऑफ नीश पार्टीज लाइक AIMIM की बात कर सकते हैं, जो कि अक्रॉस सोशल सेगमेंट्स एंड कम्युनिटीज जो हैं अपना बेस नहीं बना सकती और कैच ऑल पार्टीज नहीं बन पाती. देन अनदर इशू जिसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज में डिक्लाइन देखा जा रहा है इज अ क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन. अब ये क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? जहां पे बहुत सारे सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को ये लगने लगता है दैट दे आर्ट बीइंग रिप्रेजेंटेड या फिर इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है. तो यहां पे हम लैटिन अमेरिका का एग्जांपल ले सकते हैं. फ्रॉम द 1990s टू द 2000s ये एरिया, ये तब बहुत बड़ा एक पीरियड था जब आपकी राइज ऑफ राइट विंग पार्टीज जो है आता है, फॉलोड बाय व्हाट वी कॉल इज द पिंक टाइड. ठीक है. देन इंपॉर्टेंटली यूरोप के अंदर भी ये देखा जा रहा है 2010s ऑनवर्ड्स, जैसे जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ. सिमिलरली आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं इवन विद द विन ऑफ ट्रंप, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के ट्रंप. Why was Trump's win possible? Because a number of sections of population felt that their voices hadn't been heard by the Democratic Party's reign in USA for many years. Then very importantly, another reason is the rise of identity politics. In fact, ये identity politics के कारण क्या होता है that rather than voting for a political party, people end up voting for a charismatic leader. So political parties end up losing their charm. Another issue that has caused a dent to the reputation and trust in political parties is globalization, जिसके कारण transparency, accountability and knowledge of masses जो है वो भी on the rise है, and people have become more aware of the corrupt, dynastic politics led, money led approach that most political parties have. In fact, Cambridge Analytica का जो issue था उसने expose किया था that no matter what democracies there might be, तो चाहे USA में ट्रंप का इलेक्शन हो, UK के अंदर ब्रेग्जिट वोट की बात हो, या इवन इंडिया के इलेक्शंस की अगर बात करें, हर जगह जो है सोशल मीडिया का मिसयूज किया गया था बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन स्विंग वोटर्स टू वन साइड और द अदर. Then importantly, this has led to the last major idea of declining political trust and rising dissatisfaction. Right? तो यहाँ पे there's a massive dissatisfaction with political parties जो कि witness की जा रही है western and non-western democracies में, particularly उन countries में जहाँ पे third wave of democratization आई थी from the 1970s to 1990s. Right? तो इसके कारण जो है political parties जिस तरह का mass enthusiasm या voter turnout जो पहले expect करती थी, अब वो नहीं देखा जा रहा in democracies के अंदर. Now, what we have to talk about is the rise of new social movement and किस तरह से एक alternative to political parties बन गई है. सबसे पहले तो idea of social justice. अब social movements and political parties दोनों का ही idea क्या है of encouraging people's participation. However, A.G. Franks and Fuentes argue करते हैं that one major difference between political parties and social movement is that social movements usually do not aspire to join formal government. And because of this, social movements aspire more towards a socio-political transformation than political parties do. Right? तो इसके कारण जो है जो participants है वो और motivated होते हैं
rather than political party के members. Then very importantly, जिस तरह के questions ये raise करती हैं जो social movements है, these are more critical, these are more important and more people centric rather than political parties. Why? जिनका main focus जो है capturing the power and maintaining their power पे होता है. Then very importantly, आप कोट कर सकते हैं numerous examples को कि किस तरह से ये new social movements जो है are more in touch with the demands of the people, particularly those as the grassroots vis-a-vis political parties. तो यहाँ पे आप example दे सकते हैं of movements like slow food, जो कि एक global grassroots movement create करने की कोशिश कर रही है across countries based on community and environmental issues. Then apart from that, new social movements have also led to a rise in representation. जहाँ पे new social movement जो है इनको हम क्या बोल रहे हैं, तो these are categorized by post capitalist, post industrial and post material issues, right? तो अब political parties जो कि often divided रहती है on these issues, new social movement जो है इनको pick up कर लेती है. तो आप example दे सकते हैं Me Too movement का इंडिया में, या फिर अगेंस्ट द रोल बैक ऑफ रो वर्सेस वेड जजमेंट जो एक फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई है यूएसए में, आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. Then apart from this, very importantly, there has also been a failure on part of political parties in tackling burning issues. So political parties in their maintenance of power often end up ignoring or not doing enough to cater to certain issues, right? तो इसके कारण क्या होता है, तब आपके सोशल मूवमेंट्स का जो है राइज हो जाता है. इनफैक्ट हम देख सकते हैं, इवन इंडिया का एग्जांपल देके आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से इमरजेंसी क्यों लागू हुई थी, बिकॉज द गवर्नमेंट हैडंट बीन पेइंग हीट टू द पीपल्स नीड्स, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, ये सारी चीजें विटनेस की जा रही थी, एंड इनको टैकल करने के लिए जेपी मूवमेंट जो है उसका राइज हुआ था. Then very importantly, rather than political parties which have to work according to a set manifesto या the exigencies of maintaining political power, जो आपकी new social movements होती हैं, they are much more flexible, they are more informal and goal oriented. साथ ही में unlike political parties which are based on fixed hierarchical notions, ये new social movements जो है ये non hierarchical होती हैं, बहुत ज़्यादा unconventional means of political engagement use करती हैं, right, and primarily focused होती हैं on a people led approach. यहाँ पे आप ब्राजील की social movement अगोरा की बात कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे young professionals have tried to improve civic engagement and movement by focusing on public policy agenda without becoming a part of the formal politics in making Brazil a more sustainable, humane and simple society. Then very importantly, in conclusion हम बात कर सकते हैं कि देखिए, जैसे कि किशेल्ट आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेसीज में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मूवमेंट्स कुछ बहुत सिमिलर फंक्शंस निभाती हैं, चाहे वो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की बात हो, इंटरेस्ट एग्रीगेशन की बात हो, लोगों को आउटपुट्स किस तरह से रिसीव कर रहे हैं, उस फीडबैक मैकेनिज्म की बात हो. तो इस तरीके से दोनों सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल टू each other. However, political parties जो है provide a means of also entering and shaping government's policy agendas by participating in the elections. On the other hand, social movements उन demands के ऊपर focus करती है जो कि institutional actors अभी नहीं सुन रहे होते हैं, and by non-electoral channels उनको pressurize करने की कोशिश करती है in listening to these demands. So importantly यहाँ पे याद रखना जरूरी है that while relevance of political parties may be declining, they cannot go completely out of fashion, right? In fact, political parties को एक सिंक्वा नॉन ऑफ डेमोक्रेसीज माना जाता है, राइट? तो इसी तरीके से इनफैक्ट हम ये भी देख रहे हैं दैट वेरियस सोशल मूवमेंट्स व्हिच हैव स्टार्टेड एज सोशल मूवमेंट्स हैव आल्सो एंडेड अप बिकमिंग पॉलिटिकल पार्टीज. आप एग्जांपल दे सकते हैं आपका इंडिया में या विमेंस पार्टी का न्यूजीलैंड में, व्हिच हैड देयर रूट्स इन social movements in these countries. Similarly, even in other aspects, they can play a complementary role to each other, जहाँ पे social movements often resources या backing या endorsement provide कर सकती हैं independent candidates या political parties को कि ये जो है बढ़िया parties या बढ़िया candidate है who can bring about a change not just in the informal but also in the formal sphere of politics, right? On this ground, by talking about complementarities of both political parties and new social movements with each other, you can conclude the answer and ये एक बढ़िया आंसर जो है तैयार
हो जाएगा। राइट, दिस वाज ऑल फॉर द लेक्चर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग दीज। इनके पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप PSIR ऑप्शनल फॉर UPSC के नाम का ये जो ऑप्शनल ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे रेगुलर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, MCQs, क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू PSIR भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप उस चैनल का हिस्सा भी जो है बन सकते हैं। राइट, दिस वाज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।